यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो अकाउंट्स चैप्टर कंप्लीट किया है ना, उसके फर्स्ट डे पर हमारे डिस्कशन में हम लोगों ने पॉइंट्स टू बी स्टडीड लिखे हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू बी रिमेंबर्ड, वो सेक्शंस और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, मैं सिर्फ सेक्शंस नहीं दे रहा हूं, उसके सब सेक्शंस। मान लो सेक्शन 128 है, उसमें 7 सब सेक्शंस है, बट सारे 7 सब क्लॉजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें से जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं वहां पर नीचे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में भी। और जब आप घर में पढ़ोगे उस वक्त आप पॉइंट नंबर 4 जो दिया है ना, एट लास्ट रिवीजन, उसके लिए आपके लिए जो रिलेवेंट लगता है आप वहां पर ऐड कर लोगे। सो आपके नोट्स में पेज नंबर 33 पर सब लोग पहले इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू बी रिमेंबर्ड में फर्स्ट सेक्शन वहां पर लिखना, सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128 को लेकर आप उधर प्रोविजन लिखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद सेक्शन 129, ये वो सेक्शंस है आपको हर हाल में याद रखना है। सेक्शन 128 के बाद सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन उसके बाद सेक्शन 134 क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हालांकि 134 पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस ही है जिस पर केस स्टडीज फ्रेम होती है, बट यू मस्ट रिमेंबर 134 एज इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। 135, 134 का रेफरेंस काफी जगह पर आता है। 135 बोलो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, corporate social responsibility, and after that I'll say directly 138, 138 internal audit। ये तो हुए इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आउट ऑफ दैट 11 सेक्शन जो आपको याद रखने चाहिए। उसी में नीचे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम क्लासरूम डिस्कशन ऑफ ऑल दिस 11 सेक्शंस एंड द क्वेश्चंस दैट वी हैव स्टडीड। उसमें अब आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में पॉइंट नंबर 1 वहां पर लिखो, सेक्शन पहले सेक्शन 128, उसके आगे ब्रैकेट में लिखना सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, और उधर लिखना आप प्लेस ऑफ कीपिंग, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है या कोई और प्लेस हो सकता है। कोई और प्लेस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी जानकारी 7 डेज में रजिस्ट्रार को दे देंगे। ब्रांच ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच में ही मेंटेन किए जाएंगे, बट पीरियडिकल स्टेटमेंट्स और समराइज्ड फॉर्म में रजिस्टर ऑफिस पर सेंड किए जाएंगे। प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन कौन सा दिया है, 128 सब क्लॉज 1। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लिखना सब क्लॉज 3, उसी में इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप सबको पता है एज पर 128 सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं 128 के तहत। बाकी 128 के अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर है, याद है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, सीबी ऑफिसर, वी हैव स्टडीड दैट। बट 128 में इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई शेयरहोल्डर मेंबर कर नहीं सकता है। सो 128(3). उसके बाद नेक्स्ट आप लिखना 128(5) सब क्लॉज 5, पीरियड, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक प्रिजर्व करने, 8 ईयर्स तक, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बट अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी का कैरी आउट किया, इट कैन बी फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 8 ईयर्स। ओके, 128 सब क्लॉज 5 के बाद 128 सब क्लॉज 6 आप लिखना पेनल प्रोविजंस, सॉरी पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल, पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, persons responsible for maintenance of books of accounts। एंड उसी में लिखना एंड पेनल प्रोविजंस, एंड पेनल प्रोविजंस।
अब ध्यान रखना 128 में सब क्लॉज 2, 4, सब क्लॉज 7 वहां पर मैंने कंसिडर नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट प्रोविजंस मुझे लगते हैं वो मैंने वहां पर लिए। सो आपने घर में एक चैप्टर, मान लो आपने पढ़ लिया अकाउंट्स चैप्टर, यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर नोट्स, नाउ यू जस्ट वांट टू सी वेदर यू रिमेंबर द प्रोविजंस और नॉट। आपने इन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के आकर वो पॉइंट पढ़ लिया, यू हैव टू ट्राई टू रिकलेक्ट द कंसेप्ट ओवर देयर। इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हो तो एट लास्ट में उसे डाल दो। इन प्रोविजंस के अलावा आपको पढ़ते हो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है, वो भी एट लास्ट में डाल दो। नेक्स्ट सेक्शन 129, सेक्शन 129 में आप सब क्लॉज 5 दो डायरेक्टली। नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। याद है क्या 3 बातें लिखनी होती है। नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, deviation from accounting standards, reason of the deviation, financial effect of the deviation. Then 129 सब clause 6 में लिखना exemption। कौन देता है exemption? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में से। exemption by central government in public interest, in public interest. And then last सब clause 7 I'll say penal provisions, मतलब यहां पर भी पेनल्टी जो है अमाउंट वो याद रखना है। मैं स्पेसिफिकली लिख के दे रहा हूं पेनल प्रोविजंस सो दैट यू अंडरस्टैंड ये प्रोविजंस आपको हर हाल में पढ़ने हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद सेक्शन 134 सब क्लॉज 5 डायरेक्टली। पहले डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कुछ 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसको लेकर at inter level you can find many questions over there. Then 134 sub clause 1, sub clause 2, sub clause 7 सब एक साथ है। that is authentication, authentication of financial statements है, authentication of financial statements। उसके बाद next sub clause 6 है signing off बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 134 में यही 3 हम कह सकते हैं प्रोविजंस है जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 134 आप लिखो नेक्स्ट 135 सब क्लॉज 1 आप लिखो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। किसको एप्लीकेबल है? हम नेटवर्थ देखते हैं, टर्नओवर देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, याद है ना, और ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। सबको याद है कि नहीं? सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। उसके बाद आप नेक्स्ट सब क्लॉज, अगेन सब क्लॉज 1 में ही उसी में पॉइंट आएगा कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। सब क्लॉज 1 का ही पॉइंट है वो, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। Then directly sub clause 5 amount of contribution under CSR, amount of contribution under CSR कितना है? At least 2% of the average profits of the immediately preceding 3 financial years। और उसी में अगेन सब क्लॉज 5 हेडिंग देना और लिखना फेलियर टू कंट्रीब्यूट। फेलियर टू कंट्रीब्यूट हुआ तो क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट में रीजन स्पेसिफाई करना होगा, और अगर ये रीजन नहीं दिया तो 135 का कॉन्टरमेशन होगा, जिसमें 134 के तहत पनिशमेंट होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब क्लॉज 6, ये इंटरेस्टिंग है सब क्लॉज 6 बिकॉज अब देखना सब क्लॉज 6 में एक स्पेसिफिक पॉइंट है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डैश लिखना सीएसआर कैपेसिटी, सीएसआर कैपेसिटी ऑफ ओन पर्सनल। याद है क्या? कंपनी के खुद के पर्सन्स के लिए, बट जो टोटल एक्सपेंडिचर इट मस्ट नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर। टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो उस फाइनेंशियल ईयर का सीएसआर एक्सपेंडिचर है उसके 5% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। वो जो एक्सेप्शन है ना, उसको लेकर केस स्टडी आ सकता है, इसलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। 135 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसी 135 में ओके जो
मैं एक्सपेक्ट करो आपके लेवल में 135 में लिखो सब क्लॉज 6 अगेन सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर एक्टिविटीज, उसमें आप लिखना सीएसआर एक्टिविटीज में डैश करके शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 के वो जो एक्टिविटीज हमने देखे ना 11 एक्टिविटीज, उस 11 एक्टिविटीज का रेफरेंस वहां पर आएगा। उसके बाद 136 में आई से देयर आर टू प्रोविजंस ओनली विच यू मस्ट रिमेंबर। 136 किसको लेकर था? कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता हूं उसमें क्या क्या आता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओडी रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। ये कॉपीज यूजुअली किसे मिलनी चाहिए? एवरी मेंबर, डिबेंचर ट्रस्टी or every other person who is entitled to receive the copies at least 21 days before the meeting। यही मेन प्रोविजन था। बट उसमें 136 सब क्लॉज 1 में आप लिखना लिस्टेड कंपनीज वाला पॉइंट, याद है ना? लिस्टेड कंपनीज को ये कॉपीज सेंड करने की जरूरत नहीं है। दे कैन मेक दोस कॉपीज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर ऑफिस, और इनका सिर्फ साइलेंट फीचर्स वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंबर्स को सेंड करेंगे, एंड दैट कैन ऑल्सो बी सेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जिनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में है, जिनके डीमैट अकाउंट में नहीं है बट उन्होंने ऑथराइज किया इन राइटिंग, और जिन्होंने ऑथराइज नहीं किया उनको फिर फिजिकल कॉपीज सेंड करना है। लिस्टेड कंपनीज वाला पॉइंट। एंड उसी में सेकंड पॉइंट अब लिखना सब क्लॉज 2 निधि कंपनीज, निधि कंपनीज, निधि कंपनीज के उधर ब्रैकेट में लिखना एज पर एमसीए नोटिफिकेशन, एमसीए नोटिफिकेशन। 136 के बाद क्या होता है? व्हेन यू आर सीइंग सच प्रोविजंस बैक एट होम वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर, आपको उससे ये भी समझता है कि कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर सेक्शंस व्हेन यू आर स्टडीइंग बैक एट होम। देखो इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं समझने वाला, बट अ लेटर स्टेज विल बी अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। सो इसलिए मैं कह रहा हूं बी सीरियस व्हेन यू आर राइटिंग ऑल दिस प्रोविजंस एंड राइट इट। Some students I am finding they are just sitting idle over there। 137 के उधर ब्रैकेट में लिखना सब क्लॉज 1, आपको चार्ट जो हमने ड्रॉ किया ना उधर लिखना पेज 93, पेज 93 पर ड्रॉ किया हुआ चार्ट। एजीएम हेल्ड हुआ, एजीएम हेल्ड नहीं हुआ, हेल्ड हुआ बट अडॉप्टेड है, अनअडॉप्टेड है, कल का वो जो चार्ट था वो चार्ट आपको वहां पर पेज नंबर 93 का स्टडी करना है। एंड उसी में सब क्लॉज 2 आप XBRL, याद है ना? एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने XBRL का मीनिंग भी देखा है, टैक्सोनॉमी भी देखा है। देन टैक्सोनॉमी को किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, जिसकी मदद से आप XBRL लैंग्वेज के तहत रिपोर्ट फ्रेम करते हो फॉर्मेट के तहत। XBRL के बाद उसी में लिखना पेनल्टी। पेनल्टी इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज सीक्वेंस MD एंड CFO लायबल होगा, नहीं इन देयर एब्सेंस तो कोई और डायरेक्टर ऑथराइज्ड होगा, और वो भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स होंगे। So that sequence was important। 137 में वो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद लास्ट आई से एंटायर सेक्शन 138 बिकॉज वो छोटा सेक्शन है। 138 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट। इज इट क्लियर? अब ध्यान रखना, इतना स्पेसिफिकली आपको लिख कर दिया है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमाइज आपको करना है। कस्टमाइज कहां पर जाएगा? एट लास्ट में, एट लास्ट में, मतलब इनमें से कुछ प्रोविजंस आप एट लास्ट में डाल सकते हो। Clear है? Can we say that the accounts chapter now it is over? You have covered it. I request you all come to the next chapter over there. Page number 101 of your chapter notes, part 2 के notes में पेज नंबर 101 पर आ जाओ। जैसे हमने अकाउंट्स चैप्टर के पॉइंट्स टू बी स्टडीड लिखे थे, तो वैसे ही यहां पर भी ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर के पहले पॉइंट्स टू बी स्टडीड लिख लेते हैं। कुल मिलाकर मैं पहले ये बता देता हूं, ये सेक्शंस जो यहां पर होंगे ऑडिट ऑडिटर्स में, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक, मतलब अगेन यहां पर हमें 10 सेक्शंस देखने, 10 सेक्शंस। अकाउंट्स चैप्टर में कितने थे? 11 सेक्शंस। सो आप पॉइंट्स टू बी स्टडीड में हेडिंग दो और वहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखो सब लोग। सेक्शन मैं उसके सब क्लॉज के तहत आपको पॉइंट्स टू बी स्टडीड दे रहा हूं। सो पॉइंट्स टू बी स्टडीड में आप लिखो वहां पर 139 सब क्लॉज 1, और इफ यू राइट डाउन 139 सब क्लॉज 1,
139 सब क्लॉज 1 लिखना उधर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. I am dictating, you write in your notes over there. 139 subclause 1 appointment of auditor. Then 139 subclause 2, subclause 2 term of auditor. इनमें होता क्या है, एक सेक्शन काफी बड़ा है, so you need to understand from subclause point of view, इसलिए हम उसको ब्रेक करके दे रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, सबक्लॉज 2 टर्म ऑफ ऑडिटर. उसके बाद सबक्लॉज 3 and 4 एक साथ, 139 सबक्लॉज 3 and 4 एक साथ. उधर लिखना डैश करके आगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर. आफ्टर दैट 139 सबक्लॉज 6 लिखना, सबक्लॉज 6 डैश करके लिखना फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर. Then 139 subclause 8 डैश करके लिखना कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी. उसके बाद नेक्स्ट 139 सबक्लॉज 5 सबक्लॉज 7 सबक्लॉज 8 एक साथ. अगेन 8 का रेफरेंस इधर भी आ रहा है, मतलब रखना कैजुअल वैकेंसीज इन 2 डिफरेंट एरियाज. आप ये लिखोगे पता चलेगा. डैश करके आगे लिखना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर in case of government companies, appointment of auditor in case of government companies लिखा है. appointment of auditor in case of government companies. उसके बाद लिखना 139 subclause 9 subclause 10 subclause 11 डैश कर लिखना सबक्लॉज 9 सबक्लॉज 10 सबक्लॉज 11 जो लिखा है उसके आगे लिखना रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. कहने के लिए सिर्फ ये सेक्शन था 139, बट इसमें हमने कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स टू बी स्टडीड अलग अलग देखना है. सो बिग सेक्शन 139. उसके बाद नेक्स्ट आप लिखना सेक्शन 140 सबक्लॉज 1, 140 सबक्लॉज 1. उसमें आगे लिखना रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर. देन 140 सबक्लॉज 1 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर लिखने के बाद 140 सबक्लॉज 2 एंड सबक्लॉज 3 एक साथ, 2 and 3. उसमें आगे लिखना रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. लिखा है. उसके बाद 140 सबक्लॉज 4 अब लिखना अपॉइंटिंग ऑडिटर, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. अगर जगह नहीं है तो नीचे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहां पर भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं. अपॉइंटिंग क्या लिखा है, ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन अब लिखना नाउ 141 सबक्लॉज 1 and 2, 141 सबक्लॉज 1 and 2. उसके आगे लिखना क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर. देन 141 सबक्लॉज 3 नेक्स्ट, और उसके आगे लिखना डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर. 141 सबक्लॉज 3 डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर लिखा है. उसके बाद 141 सबक्लॉज 4 अब लिखना वैकेशन ऑफ ऑफिस, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर 141 सबक्लॉज 4. सो दैट कंप्लीट्स 141. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 142, 142 में आप लिखना रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, बस उतना ही है.
142 टॉक्स अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. हमने ये मीटिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है. एजीएम के अंदर शेयरहोल्डर्स इन एजीएम वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग ऑफ देयर रेम्यूनरेशन. सो 142 में वो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में क्या क्या आ सकता है वो दिया है. आफ्टर दैट अब लिखो 143 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 1 2 4 उसके आगे लिखना डैश करके पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. उसके बाद नेक्स्ट लिखना सेक्शन 144. 144 अब लिखना ऑडिटर नॉट टू रेंडर. ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेस. ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेस. हमने अकाउंट्स चैप्टर में इंटरनल ऑडिटर के वक्त डिस्कस किया था. जस्ट एक एग्जांपल कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो आप उसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते. सेम थिंग 128 के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आप उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते. देयर आर सम मेनी अदर सर्विसेज. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं. अगेन टैक्स ऑडिट आप कर रहे हो, टैक्स ऑडिट, तब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते. सो देयर आर सम 144 में क्या दिया? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज. उसके बाद 145 अब लिखना ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. उसके बाद 146 145 क्या लिखा है? ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. 146 यू राइट डाउन ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. सेकेंड लास्ट सेक्शन 147. अभी लास्ट के सेक्शन से आपको पता चलेगा लास्ट के सेक्शंस काफी छोटे, मतलब जो बिग सेक्शंस है यू गेट टू नो पॉइंट्स टू बी स्टडीड में से कौन से बड़े बड़े सेक्शंस है. वेरी गुड वेरी गुड. 146 लिखा है. 147 में आप लिखना पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. And then last 148 cost audit. Cost audit. So 139 section, 140 section and 141 sections. I can say these are the first three sections 139, 40, 41 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के ऊपर रिमेनिंग सेक्शंस क्या है? इंसिडेंटल है. They're dependent over there only. We'll understand that. Let us start our discussion now. आप लोग आपके नोट्स में पेज नंबर 103 पर आ जाओ. फर्स्ट सेक्शन है 139. आज हम पॉइंट्स टू बी स्टडीड में से फर्स्ट दो पॉइंट ही देखने वाले. व्हाट आर द फर्स्ट टू पॉइंट्स? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड टर्म ऑफ ऑडिटर. ये दो पॉइंट्स देखने वाले. अगर वक्त मिले तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर पे जाएंगे हम. सो लेट अस गो टू इट. लिसन प्लीज. जब वहां पर पेज नंबर 103 पर आप देखोगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेकर पॉइंट दिया. What it is? First, let me explain you. Then हम उस पॉइंट्स में जाके उसे प्रॉपर चार्ट पैटर्न में लिखने वाले हैं. Let's understand. जब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात आती है एक चीज वो क्लियरली कहता है जो हम समझ चुके. ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज डन बाय शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग. ठीक है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है. सबको पता है वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस है ऑफ शेयरहोल्डर्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन जनरल मीटिंग. अब हमको 113 में देखना है ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना है. तो what the law says, every company has to appoint auditor of the company in its first AGM. कंपनी के पहले AGM में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, पहले AGM में. अब हम फर्स्ट AGM का प्रोविजन पढ़ चुके हैं. फर्स्ट AGM कैन बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर एक कंपनी 1 जनवरी 2017 1 Jan 2017 को इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 Jan 2017 को इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? सब लोग बोलो 31 मार्च 2018. करेक्ट, 2018. 15 मंथ्स का होगा.
और उसके आगे 9 मंथ्स मतलब 31 दिसंबर 2018 से पहले कभी भी उन्हें फर्स्ट एजीएम हेल्ड करना है। जिस दिन भी फर्स्ट एजीएम होगा उस फर्स्ट एजीएम में वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो तब तक क्या होगा, राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 2018 इन 15 महीने के लिए इंटरनल ऑडिट या बाकी ऑडिटर होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। बट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का रूल क्या है, ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन द फर्स्ट एजीएम। अच्छा, अपॉइंट कौन करेगा, शेयरहोल्डर्स करते हैं, बट शेयरहोल्डर्स के पास वो अपॉइंटमेंट जाने के लिए शेयरहोल्डर जिसका अप्रूवल करेंगे उसके लिए उन्होंने 2 बातें दी है। दे हैव सेड अगर वो कंपनी जो ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रही है वो अगर एक लिस्टेड कंपनी है, कौन, लिस्टेड कंपनी, या फिर वो उस कैटेगरी की कंपनी है जिसके लिए ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना क्या है, मैंडेटरी है। ऑडिट कमिटी का एक सेक्शन है, सेक्शन 177, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ऑडिट कमिटी का रोल क्या होगा, ऑडिट कमिटी का रोल होगा ऑडिटर्स को रेकमेंड करना। ऑडिटर कौन बन सकता है इसको लेकर ऑडिट कमिटी अलग अलग ऑडिटर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट कर एक ऑडिटर जो उन्हें ज्यादा कैपेबल लगता है, ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है कंपनी के बिजनेस के लिए, वो ज्यादा सुटेबल है, ऑडिट कमिटी उसको रेकमेंड करेंगे किसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ध्यान से सुनो, जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयरहोल्डर्स कर रहे हैं, बट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को शेयरहोल्डर्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 2 बातें दी है। अगर उस कंपनी को ऑडिट कमिटी सेटअप करना, ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना कंपलसरी है, यस कंपलसरी है, तो उस केस में ऑडिटर का रेकमेंडेशन कौन करेगा, ऑडिट कमिटी। किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ध्यान से सुनो, किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ऑडिट कमिटी शेयरहोल्डर्स के सामने नहीं जाती है, ऑडिट कमिटी विल रेकमेंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ लिसन, प्लीज बी विथ मी। रेकमेंडेशन किसके पास आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रेकमेंडेशन को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने एंड से। अगर वो ऑडिट कमिटी के रेकमेंडेशंस को एग्री करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रेकमेंडेशन शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में सेंड कर देंगे। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी के रेकमेंडेशंस को डिसएग्री करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करने की फेवर में नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू रिकॉर्ड द रीजन ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट एंड हैव टू सेंड इट अगेन बैक टू द ऑडिट कमिटी फॉर रिकंसीडरिंग द रिकमेंडेशन। आई रिपीट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिटर को अप्रूव करते हैं, देन दे हैव टू सेंड इट टू द शेयरहोल्डर्स इन एजीएम। बट अगर वो डिसएग्री करते हैं उस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में, दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग and send that reasons to reconsider again back to the audit committee to reconsider the appointment or to reconsider the recommendations. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर से रिकंसिडरेशन करने के लिए आएगा, ऑडिट कमेटी फिर से मिलेगी, फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट पढ़ेंगे। रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट पढ़ने के बाद 2 बातें होगी, ऑडिट कमेटी उस रीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे और नए ऑडिटर को रेकमेंड करेंगे, या उस रीजन को एक्सेप्ट ना करते हुए वो अपने ओपिनियन पे फर्म रहेंगे। और यस और नो, मान लो ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, वो नया ऑडिटर क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे अगेन, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस नए ऑडिटर को क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो एग्री होते हैं तो उसे क्या कर देंगे, शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में सेंड कर देंगे। अगर ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रीजन को एग्री नहीं करती है, एग्री नहीं करती है रीजन ऑफ रिफ्यूजल को, तो ऑडिट कमेटी विल स्टैंड बाय इट्स ओन डिसीजन। ऐसे केस में ऑडिट कमेटी विल स्टैंड बाय इट्स ओन डिसीजन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रेकमेंड देयर ओन ऑडिटर टू द शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग स्पेसिफाइंग द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद ऑडिट कमेटी। अरे बोलो बाबा, ध्यान रखना, इसका मतलब ऑडिट कमेटी कहीं पर भी शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में डायरेक्टली लिंक नहीं है। ऑडिट कमेटी ऑलवेज हैज टू गो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फर्स्ट पार्ट, जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, उसमें कौन सी कंपनी, मैंने जस्ट ओरली लिखा आपको, लिस्टेड कंपनीज एंड स्पेसिफिक पब्लिक कंपनीज, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज। अब वो कंपनीज कौन सी है मैं ओरली बोलता हूं, यू अंडरस्टैंड, पॉट कंपनीज, पॉट, पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन्स और टर्नओवर। मैंने ओ पॉट नहीं कहा, मैंने सिर्फ पॉट कहा। So I hope you understand. So that is a part of section 177. I'll say just skip that.
177 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस। आपको सिर्फ ये आता है कि जिस कंपनीज को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना है, उन कंपनीज को अगर ऑडिट अपॉइंट करना है तो वो रिकमेंडेशन कौन करेगा? ऑडिटर का, ऑडिट कमेटी। किसको करेगा? बोर्ड को। बोर्ड को रिकमेंडेशन आने पर दो बातें होगी। बोर्ड एक तो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिसएग्री करेगा। अगर बोर्ड एग्री करता है तो शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में चला जाएगा। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है तो बोर्ड हैज टू गिव द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, एंड रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट देकर बोर्ड उसे फिर से रिकंसिडर करने के लिए किसके पास सेंड कर देंगे? ऑडिट कमेटी के पास। अब ऑडिट कमेटी के पास आने के बाद दो बातें होगी। ऑडिट कमेटी बोर्ड के रीजंस ऑफ रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिफ्यूज करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नया ऑडिटर वो रिकमेंड करेंगे। अगेन द सेम प्रोसेस फॉलोज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अगर वो रिफ्यूज करते हैं सो दे स्टैंड बाय देयर ओन डिसीजन। ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ऑडिटर को, जो उन्हें उचित लगता है, उसको रेकमेंड करेंगे शेयरहोल्डर्स को, और ऑडिट कमेटी के रेकमेंड किए हुए ऑडिटर को क्यों डिसएग्री कर रहे थे उसका रीजन स्पेसिफाई करेंगे। मतलब एंड में फाइनल फैसला कौन ले रहा है? शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग। शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग। सारे केस में एंड में मैटर कहां पे जा रहा है? शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में। बट हमने ये कौन से केस में देखा? जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी सेटअप करना है। अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली रेकमेंड करेंगे टू द शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग। मतलब अप्रूवल इस केस में भी कौन करेगा? शेयरहोल्डर्स। बट यहां पर अब ऑडिट कमेटी जरूरी नहीं है, तो डायरेक्टली रिकमेंडेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और करते पक्का? अच्छा सर, आपने ये पॉइंट तो बता दिया कि जिस कौन रेकमेंड करेगा और शेयरहोल्डर्स इन एजीएम उसे अपॉइंट करेंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? जैसे ही इस तरह का रिकमेंडेशन आएगा शेयरहोल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट होने से पहले, सुन लो, जिसको भी जनरल मीटिंग में रेकमेंड किया गया ना, उस ऑडिटर का कंसेंट इन राइटिंग ऑब्टेन किया जाता है। जब ये डिसाइड होगा कि मिस्टर, मान लो एक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको रेकमेंड किया जा रहा है इन द कमिंग एजीएम फॉर ऑडिटर, तो एजीएम में एक्स का रिकमेंडेशन शेयरहोल्डर्स के सामने रखने से पहले एक्स से कंसेंट इन राइटिंग लिया जाता है कि ही इज विलिंग और ही इज रेडी टू बी द ऑडिटर। नंबर वन, कंसेंट इन राइटिंग के साथ साथ एक्स से सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाएगा। सर्टिफिकेट क्या होगा? आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, मींस आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड एज पर सीए रेगुलेशन एक्ट। हो सकता है ना? जो ऑडिटर्स की एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ ऑडिट, आई एम eligible to be appointed as auditor as I'm complying with the limits of audit, ऐसा उससे सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाएगा। मतलब ऑडिटर का कंसेंट इन राइटिंग होगा, उसका सर्टिफिकेट पहले लिया जाएगा। क्यों? अरे ऐसा नहीं किया, मीटिंग में आ गया, अपॉइंटमेंट हो गया, बाद में वो बोलता है मुझे नहीं बनना है, तो सारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो मीटिंग में एक बार रिकमेंडेशन मीटिंग के लिए जा रहा है, तो रिकमेंडेशन मीटिंग में प्रेजेंट होने से पहले उस ऑडिटर से कंसेंट इन राइटिंग लिया जाएगा। अरे सब लोग है कि नहीं? कंसेंट राइटिंग ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, मीटिंग में अब उसके शेयरहोल्डर्स के सामने प्रपोजल आ गया, शेयरहोल्डर्स ने उसका अप्रूवल दे दिया। जैसे मीटिंग में शेयरहोल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया, 15 दिन के भीतर कंपनी उस ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देगी यू हैव बीन अपॉइंटेड, एंड विद इन 15 डेज कंपनी रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेगी नाउ ही इज आवर ऑडिटर। अरे बोलो। सो ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का है। और ये कौन से केस में? इन केस ऑफ कंपनीज रिक्वायरिंग टू, बोलो, सेटअप एन ऑडिट कमेटी और नॉट रिक्वायरिंग टू सेटअप एन ऑडिट कमेटी। सब कुछ समझ रहे हैं? अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट जब कंप्लीट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का, फिर उसमें आगे आता है ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ये कितने साल के लिए हुआ है। अगर वो इंडिविजुअल है तो ही इज अपॉइंटेड फॉर 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। आई रिपीट, इफ इज एन इंडिविजुअल ऑडिटर, ऑडिटर अगर एक इंडिविजुअल है, फर्म नहीं है, सीए की फर्म नहीं है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोप्राइटर, इज अपॉइंटेड फॉर 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स। जब मैं कहता हूं 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स, यूज योर ब्रेन। इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में हो रहा है, तो 1 फर्स्ट एजीएम में हो रहा है और आगे 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब वो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा। यस और नो? बट ये कब होगा? जब वो इंडिविजुअल ऑडिटर है। अगर वो ऑडिटर इंडिविजुअल नहीं है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म है सीए का, सीए के फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में दे आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर
they can be appointed as auditor for 2 terms of consecutive 5 financial years. 2 terms of consecutive 5 financial years. Wait a minute. Again इस ऑडिट फर्म का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में हो रहा है. 2 terms of 5 consecutive, क्यों 5 फाइनेंशियल ईयर्स दे रहे हैं? बिकॉज पहला टर्म 5 साल बाद मतलब 6 एजीएम में एंड होगा, उसके बाद फिर से रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस आएगा. समझ रहा है? अरे यस और नो. बट ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म सीए का फर्म है, तो वो एट अ टाइम कितने साल तक ऑडिटर कंटिन्यू रह सकती है? 10 इयर्स. बट अगर इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर, ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर फॉर 5 इयर्स. अब सर व्हाट अबाउट दिस 5 इयर्स? मैंने कहा फर्स्ट, सब लोग प्लीज ध्यान दो, फर्स्ट एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, 6 एजीएम तक कंटिन्यू होगा. तो क्या सर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करने के बाद डायरेक्टली 6 एजीएम में उसका भी डिसीजन होगा? नहीं. द लॉ सेज फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होने के बाद हर साल के एजीएम में उसके अपॉइंटमेंट को रैटिफाई करना है. मतलब हर साल के एजीएम में उसके अपॉइंटमेंट का फिर से शेयर होल्डर से कंसेंट लेना है. क्यों? हो सकता है पहले साल ही ऑडिटर ने ठीक से काम नहीं किया, शेयर होल्डर्स आर नॉट हैप्पी विद हिज वर्क, तो वो फर्स्ट एजीएम के बाद सेकंड एजीएम में उसका रैटिफिकेशन आएगा सामने, रैटिफिकेशन की उसे कंटिन्यू करना है कि नहीं. शेयर होल्डर्स कहेंगे वी आर नॉट हैप्पी, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो इमीडिएटली उसका ऑफिस वैकेट होगा. जैसे ऑफिस वैकेट होगा, अगेन द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विल बी एज पर द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव डिस्कस्ड. वो करते हैं. ओके सर, ये आपने बता दिया कि इंडिविजुअल है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स फॉर 1 टर्म. अगर ऑडिट फर्म है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स 2 टर्म्स, मतलब 10 साल. सर मतलब क्या एक इंडिविजुअल एक कंपनी का 5 साल तक ऑडिटर बन सकता है, उसके बाद कभी नहीं बन सकता है? बन सकता है. 5 साल तक ऑडिटर बनने के बाद उस इंडिविजुअल को एक कूलिंग पीरियड होगा. क्या होगा? कूलिंग पीरियड. 5 इयर्स तक वो जिस कंपनी का ऑडिटर बनेगा, 5 इयर्स के बाद 6th एजीएम में वहां से निकलने के बाद उसको 5 साल का अगेन कूलिंग पीरियड है. 5 साल तक उस कंपनी का अब वो ऑडिटर बन नहीं सकता है. 5 साल वो फिर से बन सकता है. मतलब why this point has been left? Just to avoid, just for internal control purpose, internal check purposes. Okay. सर आपने कहा इंडिविजुअल है तो 5 साल के टर्म के बाद उसको कूलिंग पीरियड होगा 5 इयर्स का. व्हाट अबाउट फर्म? फर्म को भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए 10 साल के, उसके बाद अगेन कूलिंग पीरियड कितना होगा? 5 इयर्स का. बट उसमें भी एक पॉइंट उन्होंने दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. स्क्रीन पर देखो सब लोग. एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी और एक दूसरी फर्म है AYZ एंड कंपनी. सीए फर्म है, एबीसी का भी पार्टनर है, AYZ का भी पार्टनर है. सब लोग है क्या मेरे साथ? एबीसी एंड कंपनी द फर्म वाज ऑडिटर फॉर 10 इयर्स, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव इयर्स फॉर 2 टर्म्स. सब लोग है. अब 10 साल बाद एबीसी एंड कंपनी का कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा. द लॉ सेज now can AYZ and company be appointed as auditor of this company for the next 5 years? The law says no, because यहां पर A कॉमन पार्टनर है. मतलब 10 साल के बाद जो कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा, उसके बाद जब नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, नए ऑडिटर के फर्म में कोई भी पार्टनर पुराने फर्म का पार्टनर होना नहीं चाहिए, वरना तो फिर ऐसा कभी रोटेशन होगा ही नहीं. मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं सबको? 139 का मैंने आपको सब क्लॉज 1 प्रोविजन बता दिया, सब क्लॉज 2 10 ईयर भी बता दिया, और रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे होता है वो भी बता दिया. एक पॉइंट उन्होंने 139 में कहा है, ये जो सेक्शन है ना सारे आपको पता है कंपनी का कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 अप्रैल 2014. तो स्क्रीन पर देखना, 1 अप्रैल 2014 जब मैं लिख रहा हूं, एक ऑडिटर इंडिविजुअल 5 साल तक ऑडिटर बन सकता है, ऐसा हम पढ़ रहे. फर्म है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इयर्स, बट ऐसे 2 टर्म्स. वो कहते हैं 1 अप्रैल 2014 से पहले ये ऐसा रूल नहीं था, ये रूल अभी आया. तो अगर कोई कंपनी 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी कंपनी का एक ऑडिटर, मान लो इंडिविजुअल ऑडिटर 10 साल से ऑडिटर था, कितना? 10 साल से. तो अब 1 अप्रैल 2014 को अगर ये रूल एप्लीकेबल हो गया तो ये इमीडिएटली 1 अप्रैल को डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बिकॉज इंडिविजुअल तो 5 साल तक ये ऑडिटर बन सकता है ना. तो गवर्नमेंट ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2014 से, जब ये एप्लीकेबल हुआ, गवर्नमेंट ने कहा जैसे ही 139 एप्लीकेबल होगा
सारे एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स जो भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, दे कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इन 3 साल को हम कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल प्रोविजंस। जैसे अभी न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस आया सीए में, तो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट ने कहा है 1 अप्रैल 2014 के आगे 3 साल का ट्रांजिशनल फेज होगा। जो भी कंपनीज के ऑडिटर ऑलरेडी 5 इयर्स या 10 इयर्स के क्राइटेरिया को मीट कर चुके हैं, वो मैक्सिमम आगे और 3 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं। 3 साल बाद वैसे भी नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। ये इसलिए रखा गया ताकि कंपनीज को इमीडिएटली इन प्रोविजंस को एडजस्ट करने के लिए वक्त लग सकता है ना, इसलिए वो 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड दिया गया। आई होप यू गॉट इट। आपके नोट्स में आ जाओ क्विकली। वहां पर 101 के एडजेसेंट पेज पर जगह है, नहीं है तो आगे जहां पर जगह है 106 पर, करेक्ट 106 में सब लोग आ जाओ और वहां पर हेडिंग दो सेक्शन 139। ओके, आई से गिव द हेडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फर्स्ट। हेडिंग दो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्योंकि सिर्फ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन के साथ साथ रूल्स भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर लिखकर उसके उधर ब्रैकेट में आगे लिखना सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 प्लस का सिंबल देकर लिखना कंपनीज, कंपनीज ब्रैकेट में ऑडिट एंड ऑडिटर ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2014। मतलब अभी अभी जो मैंने आपको समझाया है वो 139(1) के अलावा कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 के प्रोविजंस भी है। बिकॉज सारे प्रोविजंस जो होते हैं ना वो एक्ट में नहीं होते, एक्ट के अलावा रूल्स भी होते हैं। और इन चैप्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने, हर चैप्टर में नहीं है, इन चैप्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको रूल्स भी एप्लीकेबल किए। जैसे अकाउंट्स चैप्टर था, डिविडेंड चैप्टर था, वैसे ये चैप्टर, इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस कौन से 2 जगह से आ रहा है? 139(1) से आ रहा है, प्लस कंपनीज बोलो ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 से भी आ रहा है। अब वहां पर आप लिखना नीचे सिंगल एरो करके सेंटर से एवरी कंपनी, आप लिखो एवरी कंपनी शाल at first AGM, at its first AGM, every company shall at its first AGM appoint an individual or बोलो a firm as an auditor of company, appoint an individual or a firm as an auditor of company, लिखा है। उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो और ध्यान रखना उस पेज पर हमें बहुत बड़ा टेबल लिखना है, तो थोड़ी कंजूसी रखना। मैनर आप लिखना मैनर एंड प्रोसीजर, सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना। अब अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्या लिखने जा रहे हैं? प्रोसीजर, दैट इज मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड, कोई बोलेगा क्या? टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, अंडर सेक्शन 177 इसका आंसर एक तो यस आएगा या फिर नो आएगा। पहले नो आने पर क्या होगा, वो छोटा सा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते। अगर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है तो मुझे बोलो कौन रेकमेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे टू द शेड्यूलर्स इन जनरल मीटिंग। तो उसके नीचे नो के नीचे सिंगल एरो करके आप लिखो वहां पर बोर्ड विल रेकमेंड, अब लिखो द नेम ऑफ, बोर्ड विल रेकमेंड द नेम ऑफ
individual or firm. Board will recommend the name of individual or firm, comma, after considering. Board will recommend the name of individual or firm, comma, after considering their experience. After considering their experience, comma, to the members in AGM. To the members in AGM. ओके, बट अब फर्स्ट एरो में आते हैं हम, तो नो हो गया हमारा, नो इतना ही था। अब फर्स्ट एरो में आया यस, मतलब आप जो भी लिखना है यस के कंटेक्स्ट में पूरा पेज यूज करो। आप यस में आप नीचे लिखो सिंगल एरो करके, द ऑडिट कमिटी। द ऑडिट कमिटी आप एसी लिख सकते हो अगर आपको समझे तो। द ऑडिट कमिटी, वो कळतंय का सगळ्यांना? द ऑडिट कमिटी विल रेकमेंड, the audit committee will recommend the name of the individual, the name of the individual or firm, comma, after considering their experience. After considering their experience, comma, आगे का कौन बोलेगा? टू द बोर्ड, ध्यान रखना, टू द बोर्ड, इसलिए उसे हाईलाइट करना टू द बोर्ड। और जो नो था ना, नो के उधर हाईलाइट करना टू द मेंबर्स इन एजीएम। समझ रहा है क्या फर्क? अरे बोलो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये यस और नो का जो फर्स्ट पॉइंट है सबको क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली किसके पास जाएंगे? मेंबर्स इन एजीएम। और ऑडिट कमेटी किसको रेकमेंड करेगा? बोर्ड को। अब बोर्ड जो फर्स्ट था ना यस, यस के नीचे जो ऑडिट कमेटी का पार्ट लिखा है उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो, ड्रॉ 2 एरोज। व्हाई 2 एरोज? पूरा पेज यूज करो। बोर्ड के पास रिकमेंडेशन है ना, बोर्ड 2 बातें करेगा, एक तो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। सो राइट इन द फर्स्ट एरो ओवर देयर, इफ, पूरा पेज यूज करो। अब कोई कंजूसी रखो मत, बिकॉज नो हो चुका है। इफ द बीओडी, if the BOD agrees, if the BOD agrees with the recommendations, with the recommendations made by audit committee, made by audit committee, लिखा है, comma, it shall propose, it shall propose, propose को राइट सेंस में लो, it shall propose the same individual, it shall propose the same individual or firm, it shall propose the same individual or firm as auditor। किसको? to the members in AGM। members बोलो, देखो members और शेयर होल्डर में फर्क है। मेंबर्स में हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, मार रहे हो उसको? हाँ, टू द मेंबर्स इन एजीएम लिखा है। ओके, एक सेकंड। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री, वो किसके पास जाएंगे? दे विल प्रपोज द सेम इंडिविजुअल और द फर्म टू द मेंबर्स इन एजीएम। अब सेकेंड एरो में क्या आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसएग्री, तो लिखो सेकेंड एरो में, if the BOD disagrees, if the BOD disagrees with the recommendations, if the BOD disagrees with the recommendations, वो कळतंय का? if the BOD disagrees with the recommendations made by AC, very good, I am proud of you। उसके नीचे आप 2 एरोज ड्रॉ करोगे, उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करोगे। पहले एरो में लिखो, पहले एरो में इट शैल सेंड बैक, it shall
send back the recommendations. It shall send back the recommendations made by audit committee, that is AC, and explain क्या the reasons, explain the reasons for disagreement, explain the reasons for disagreement. लिखा है, उसी के नीचे सिंगल एरो करो. इट शैल सेंड बैक जो लिखा है ना, द रिकमेंडेशन, उसी के नीचे सिंगल एरो करके लिखना द एसी, मतलब ऑडिट कमिटी, मे दिया, मे द ऑडिट कमिटी में रिकंसिडर, मतलब उनके ऊपर मैंडेटरी है क्या? नहीं. द ऑडिट कमिटी में रिकंसिडर इट्स रिकमेंडेशंस, may reconsider its recommendations given or stand on the same recommendations, stand on the same recommendations given previously, stand on the same recommendations given previously. अरे बोलो, समझ रहा है? अब वो जो दिया ना ऑडिट कमिटी स्टैंड्स ऑन द सेम रिकमेंडेशंस गिवन प्रीवियसली, उसको राइट सेंस में लो. मतलब क्या? दे विल कंटिन्यू विद देयर रिकमेंडेशंस जो उन्होंने किए. हाँ, अब सुनो, इसका जो सेकेंड एरो लिखा ना यहां पर, अब मज्जा देखना सब लोग. सेकेंड एरो जो लिखा है वहां से ऐसा एरो निकालने का और ऊपर लेके जो हमारा ऊपर का सेकेंड एरो था उधर करने का. समझा क्या? और उधर आप करके उसके नीचे आप लिखो नाउ इफ बीओडी agrees, if BOD agrees, then suggest name in AGM. Suggest name in AGM. Full stop. पैराग्राफ करो. ताई, मैंने क्या बोला? कहां से एरो करना है आपको? The audit committee may reconsider its recommendations given or stand on the same recommendations given previously. तो audit committee if stands by on their own recommendations, तो अब audit committee के recommendations BOD अब मान लो they are standing by, वो कहते हैं कि हम सही है और BOD उसको एग्री करा, चलो ठीक है आप बोल रहे हो सही है, तो BOD will recommend, suggest the name ना. BOD ने तो अपने रीजंस दे दिए थे. प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक. जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है ना, डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर फर्स्ट एरो ऊपर देखो, हमने क्या दिया? इट शैल सेंड बैक द रिकमेंडेशंस. फर्स्ट एरो में क्या था? सेंड बैक द रिकमेंडेशंस. किसको भेजेंगे? ऑडिट कमेटी के पास. अपना रीजन दे दिया डिसएग्रीमेंट का. अब ऑडिट कमेटी ने उनका रीजन देखा, वो कहते नहीं हमारा सही है. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में उन्हें एग्री करना है कि नहीं करना है फर्स्ट, तो इसलिए वहां पर दिया इफ बीओडी एग्रीज, एरो किया ना, देन आप लिखो सजेस्ट द नेम इन एजीएम. तो जो ऑडिट कमेटी ने नाम दिया था वही वो सजेस्ट कर रहे हैं आप, बिकॉज दे आर एग्रीइंग विद इट. और यस और नो? मतलब ध्यान दो, बीओडी एक बार डिसएग्री हो गया, उन्होंने ऑडिट कमेटी के पास भेजा, ऑडिट कमेटी कहता नहीं हम सही है, तो बीओडी बोलता ठीक है आप सही हो, हम उसको सजेस्ट करते. हो सकता है ना? सो इसलिए इफ द बीओडी एग्रीज देन सजेस्ट द नेम इन एजीएम. क्योंकि बीओडी जब रिफ्यूज करता है, बीओडी रीजन देता है, उस रीजन का अगर ऑडिट कमेटी ने सही क्लैरिफिकेशन दे दिया और कह दिया कि आपके रीजन सही नहीं है, बीओडी विल एग्री. सो इसलिए वो पॉइंट है, इफ बीओडी एग्रीज देन सजेस्ट नेम इन एजीएम, फुल स्टॉप. उधर ही पैराग्राफ करो और लिखो इफ बीओडी स्टिल डिसएग्रीज. समझ रहा है क्या? इफ बीओडी स्टिल डिसएग्रीज, अब समझेगा. इफ बीओडी स्टिल डिसएग्रीज, कॉमा, बीओडी विल, बोलो, बीओडी विल सजेस्ट auditor of its choice, will suggest auditor of its
choice, will suggest audit of its choice and आगे लिखो BOD shall record the reasons, BOD shall record the reasons for disagreement, BOD shall record the reasons for disagreement with the recommendations, with the recommendations, वो करते का नहीं, लास्ट की पॉइंट है वो, with the recommendations made by whom, with the recommendations made by AC and उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो, छोटा सा एरो ड्रॉ करके, दो ही लाइन है, send its own recommendations, send its own recommendations to the members in AGM, send its own recommendations to the members in AGM. जितने भी एरोज हमने कंप्लीट किया ना, उसके एंड में मेंबर्स इन एजीएम के पास आना जरूरी है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टेक 2 मिनट्स. सी अगेन मैं बता रहा हूं, आप अभी देखना, हम लोगों ने पेज नंबर 103, प्लीज सब लोग ध्यान रखो, पेज नंबर 103, 104, 105, लगभग 3 पेजेस इस टेबल के थ्रू कंप्लीट किए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, 3 पेजेस कंप्लीट हुए हैं तो उसे एक बार पढ़कर समझने में वक्त लगने वाला है. सो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज ट्राई एंड रीड दैट. उसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझा है, आस्क मी, डोंट कम टू द कंक्लूजन इमीडिएटली, ट्राई एंड रीड ऑन योर ओन प्लीज. हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए. बाद में घर में आपको ही पढ़ना है, ध्यान दो. जब आप उसे पढ़ते हो ना दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें इफ बीओडी डिसअग्रीज वाले पॉइंट में आ जाना. इफ बीओडी डिसअग्रीज, उधर लिखा था इफ बीओडी डिसअग्रीज विद द रिकमेंडेशंस मेड बाय ऑडिट कमेटी, उसमें हमने 2 एरोज ड्रॉ किए थे. अब ध्यान रखना, उसके फर्स्ट एरो में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को वापस भेज दिए थे, बट इमीडिएटली सेकेंड एरो में आओ, अगर वो डिसएग्री करते भी है, बट क्योंकि ऑडिट कमेटी रेकमेंड कर रहा है, इसलिए हो सकता है वो सजेस्ट करे, इसलिए वो सेकंड एरो में हमने ऊपर से भी आ रहा है प्लस नीचे से भी आ रहा है वो. अरे समझ रहा है कि नहीं? जो लोग इन्वॉल्व है उनको समझेगा. आई होप इट इज क्लियर. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसएग्री करते हैं, उनके पास अगेन 2 ऑप्शंस होते हैं. डिसएग्री होने के बावजूद ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशंस आए तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो सजेस्ट नहीं करना चाहते, दे विल सेंड इट बैक टू द ऑडिट कमेटी फॉर देयर रिकंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस. हाँ, बट अगर ऑडिट कमेटी फिर भी अपने ओपिनियन फॉर फर्म है, दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओपिनियन, तो अगेन दे मे कंसिडर देयर सजेशन. इसलिए वो पॉइंट अगेन हमने नीचे से ऊपर लिया था. क्लियर है सबको? दैट इज द ओनली क्रिटिकल पार्ट, अदरवाइज आई डोंट फील सो एनीथिंग क्रिटिकल ओवर देयर. मैं अगेन कह रहा हूं, 3 पेजेस हमने कंप्लीट किए यहां पर उस टेबल के साथ. टेबल सबको समझा? टेल मी द आंसर इफ यू हैव अंडरस्टूड द टेबल. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब किया जाएगा? फर्स्ट एजीएम. तो उधर अंडरलाइन करो, फर्स्ट एजीएम. अच्छा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में कौन करेगा? कुछ गधे बोल रहे ऑडिट कमेटी. मेंबर्स इन एजीएम, मेंबर्स इन एजीएम. अच्छा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स इन एजीएम करेंगे, बट उन मेंबर्स इन एजीएम के पास ऑडिटर का रिकमेंडेशन कौन करेगा? वेट अ मिनट,
जिस कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, यस और नो, नहीं करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे और मेंबर्स एजीएम में उसको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करेंगे। बट अगर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, यस है, तो ऐसे केस में ऑडिट कमेटी अपने रिकमेंडेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करेगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर उससे एग्री होते हैं तो वही आगे मेंबर्स इन एजीएम में सेंड होगा। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री नहीं होते हैं तो अगेन दो बातें होगी, हम पहले सेकंड बात देखेंगे। एग्री नहीं भी होते हैं तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशंस को कंसीडर कर सकते हैं और उसे सजेस्ट कर सकते हैं। वहां पर रुक जा रहा हूं मैं, अगेन फर्स्ट एरो में आ रहा हूं। अगर एग्री नहीं करते हैं तो रिकमेंडेशंस को सेंड बैक करेंगे। ऑडिट कमेटी चाहे तो उसे रिकंसिडर कर सकती है या वो अपने ओपिनियन पर स्टैंड बाय रह सकते हैं। अब ऐसे केस में अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बट अगर वो स्टिल डिसएग्री करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ऑडिटर ऑफ चॉइस को रेकमेंड करेंगे विथ रिकॉर्डिंग द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट और टू द मेंबर्स इन एजीएम। सबको समझा? दैट इज 139 सब क्लॉज 1। अब इसके नीचे नोट लिखो सब लोग, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखो, जो मैंने कहा था इस तरह से अपॉइंटमेंट करना है। अब एजीएम में अपॉइंटमेंट जाने वाला है, एजीएम से पहले सर ने कहा था क्या करना है उसका, कंसेंट इन राइटिंग। सो नोट नंबर 1 लिखो, बिफोर द अपॉइंटमेंट, बिफोर द अपॉइंटमेंट a written consent of the auditor, a written consent of the auditor is obtained, a written consent from the auditor is obtained, and a certificate that inverted commas में the appointment if made, the appointment if made shall be in accordance with, shall be in accordance with the prescribed conditions, in accordance with the prescribed conditions, inverted commas complete, shall also be obtained। अरे बोलो भाई, देखो प्रॉपर सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। अब एजीएम में उसका रिकमेंडेशन जाने से पहले एक बार कंसेंट ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब एजीएम में आएगा मैटर, एजीएम में अप्रूवल आ गया तो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखो उधर, द कंपनी शाल इन्फॉर्म the auditor and also file a form ADT, ADT मतलब audit, form ADT1, form ADT1 with the registrar, within 15 days of the meeting, within 15 days of the meeting। क्लियर है? नोट नंबर 2 सबको समझा? अच्छा, यहां पर कंपनी ने किसके पास फाइल कर दिया, रजिस्ट्रार के पास, ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया। अब जो नोट नंबर 3 मैंने कहा था जो हमें लिखना है, क्या इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अब हर साल के एजीएम में क्या होगा, रेटिफाई होगा। सो नोट नंबर 3 आप लिखो वहां पर, नोट नंबर 3, द कंपनी शाल प्लेस द मैटर, the company shall place the matter relating to, don't worry, you can continue on next pages जहां पर भी ब्लैंक है, मैंने प्रॉपर प्रोविजन रखा हुआ है, डोंट वरी। 139 काफी बड़ा है, आगे हमें 130 में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो क्या लिखा आपने, द कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट
फॉर रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स। जिसको रैटिफिकेशन नहीं समझ रहा है, ब्रैकेट में लिखना उसके कंसेंट, स्पेलिंग में स्क्रीन पर लिख रहा हूं। फॉर रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स at every AGM, till the sixth meeting, till the sixth meeting, by way of passing off, बोलो कौन सा रेजोल्यूशन है? By way of passing off an ordinary resolution. By way of passing off an ordinary resolution. अरे लिखा है क्या? अच्छा, कुछ बोलो सर सिक्स्थ मीटिंग कैसे सर? सिक्स्थ मीटिंग, अरे दोस्त यहां पर कंपनी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट हुआ है, आगे 5 साल के लिए हुआ है, तो 6 मीटिंग तक ही होगा ना? कळतंय का? इथून इथं पहिली मीटिंग, मग दुसरी मीटिंग, मग तिसरी मीटिंग, मग चौथी मीटिंग आणि मग 5वीं मीटिंग। मतलब अपॉइंटमेंट तो 5 इयर्स के लिए, मतलब हर साल के एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट रेटिफाई होगा, 6th मीटिंग में रेटिफाई नहीं होगा। 6th मीटिंग में अब अगर इंडिविजुअल है तो ऑफिस विल बी वैकेटेड, कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा, और अगर फर्म है तो उसको रीअपॉइंट करने के लिए उसके लिए फिर से रेजोल्यूशन आएगा, द सेम प्रोसीजर। वो कहते हैं नोट नंबर 3 सबको क्लियर है? ओके, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पेज नंबर 105 पर आओ, 105 वहां पर सिर्फ आ जाओ, बाकी हमें लिखना ही है वहां पर अगेन जो हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द हेडिंग गिवन ऑन 105? सॉरी, ये नोट्स ओवर देयर, इट्स माय मिस्टेक। 139 सब क्लॉज 2, जहां पर दिया ना 139 सब क्लॉज 2 ऑन 107 पर टर्म ऑफ ऑडिटर दिख रहा है, वहां पर वो डायग्राम दिख रहा है। सो टेन्योर ऑफ ऑडिटर मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिविजुअल है तो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, अगर फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, उसके बाद कूलिंग पीरियड दोनों के लिए 5 ईयर्स है, मतलब वो कूलिंग पीरियड के बाद फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ये जो 139 सब क्लॉज 2 है, प्लीज ध्यान देना, 139 सब क्लॉज 2 ये हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज लिसन, मैं आपको एक अलग एंगल दे रहा हूं। द लॉ सेज ये जो 5 इयर्स का टर्म है इंडिविजुअल के लिए, या 10 इयर्स का टर्म है किसके लिए? फर्म के लिए। ये प्रोविजन किसको मैंडेटरी है? नंबर 1 ऑल लिस्टेड कंपनीज, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। नंबर 2 unlisted public companies, listen please carefully, unlisted public companies having a paid up share capital of at least 10 crores or more. I repeat, unlisted public companies having a paid up share capital of at least 10 crores or more. Number 3, private companies having a paid up share capital of at least 20 crores or more. मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के अंदर है, जो प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ के अंदर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है। नाउ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज बिलो 20 करोड़। यस, अब ऐसे केस में एक्सपर्ट का जो ऑडिटर है उसका टेन्योर हमें 5 इयर्स तक इंडिविजुअल के केस में, और फर्म के केस में 10 इयर्स तक कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंट करने का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब द ऑडिटर कैन कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज द एक्सपर्ट कंपनी वांट्स, बिकॉज ये प्रोविजन कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है देखना। बट हमने 139 सब क्लॉज 1 में देखा था एवरी कंपनी हैज टू अपॉइंट ऑडिटर, वहां पर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज थी क्या? नहीं। बट जो टेन्योर वाला पॉइंट है वो स्पेसिफिक कंपनीज के लिए। मैंने कहा पहले लिस्टेड कंपनीज, फिर कहा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बाद प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 20 करोड़ और मोर। और उन्होंने कहा लास्ट 4th कैटेगरी में ऑल अदर कंपनीज, मतलब जो अनलिस्टेड पब्लिक कैटेगरी में आ रही है, जो प्राइवेट कंपनीज है, बट ऑल अदर कंपनीज विच डू नॉट फॉल अंडर 2 and 3 and having a borrowing in the company of having borrowing from financial institutions or outside public deposits of at least 50 crores। कुछ कंपनीज ऐसी है ना
मान लो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 ही करोड़ है, 2 करोड़, बट उसका बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 55 करोड़ है। कितना? 55 करोड़। तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर के क्राइटेरिया में नहीं आ रही है, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन 55 करोड़ है, 50 करोड़ से उसके ऊपर जा रहा है, उनको भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट, पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उसके अंदर है, बट अगर मान लो एक्सपर्ट हैज टेकन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ 50 करोड़ और मोर, तो ऐसे केस में एक्सपर्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब दे हैव मेड श्योर कि कैपिटल के साथ साथ बोरोइंग वाला क्राइटेरिया है, तो भी उनके लिए टेन्योर एप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा, इस क्राइटेरिया में कौन सी कंपनीज नहीं आती है? 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, एक्सेप्ट 1% कंपनीज और स्मॉल कंपनीज, बाकी ये सारे कैटेगरी वाली कंपनीज यहां पर मैंने दी गई है। सबको समझ है? बिकॉज एनीवेज दे विल फॉल बिलो द क्राइटेरिया। व्हाई आई एम सेइंग 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी वैसे भी टेन्योर में आने वाली नहीं है, वो करते हैं। ओके, सो आपके नोट्स में जो आपने लिखा है ना, उसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग देना, वहां पर टेन्योर ऑफ ऑडिटर या टर्म ऑफ ऑडिटर हेडिंग देना, टर्म ऑफ ऑडिटर, सेक्शन लिखना 139, बोलो सब क्लॉज 2। अरे सब लोग है कि नहीं कि सो गए? जो सो गए जाग जाओ। 139 सब क्लॉज 2, उसके नीचे आप सिंगल एरो करके लिखो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का स्पेलिंग देखो जो सो गए, हाँ, एक्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज, एक्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। उसके नीचे 4 एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो में लिखो ऑल listed companies, सेकेंड एरो में लिखो unlisted, all unlisted public companies, all unlisted public companies having, उसके नीचे सिंगल एरो करके पेड अप शेयर कैपिटल, मैथमेटिकल सिंबल आएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़। उसके बाद थर्ड एरो में ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ऑल प्राइवेट limited companies having, बोलो, paid up share capital, paid up share capital, आगे का अमाउंट बोलो ना, greater than equal to 20 crores, greater than equal to 20 crores। एंड लास्ट एरो में आप लिखना वहां पर all companies, all companies below the limit in 2 and 3 but having, उसके नीचे सिंगल एरो करके public borrowings, public borrowings from financial institutions, from FI लिखना, from financial institutions or banks or public deposits, उसके नीचे मैथमेटिकल सिंबल करना ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके नीचे लिखना 50 करोड़। ये 4 एरोज हो गए। फर्स्ट एरो के नीचे 1 लिखना, सेकंड एरो के नीचे 2 लिखना, एंड देन 3, लास्ट एरो के नीचे 4। ये क्यों लिखा है? जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा आगे बढ़ो। चारों एरोज को कंबाइन करके नीचे सिंगल एरो करना
और वहां पर लिखना 4 एरोस को कंबाइन कर लिया, अरे बोलो, वहां पर आप लिखना shall not appoint or reappoint, shall not appoint or reappoint as auditor, उसके नीचे अगेन 2 एरोस ड्रॉ करना, एज ऑडिटर 2 एरोस ड्रॉ करके फर्स्ट एरो में कौन आएगा, वेरी गुड, जो लोग मेरे साथ है वो बराबर आंसर देंगे, एन इंडिविजुअल, तो सेकेंड एरो में एन ऑडिट फर्म, फर्स्ट एरो में इंडिविजुअल के नीचे सिंगल एरो करके फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years लिखना, ऑफ 5 consecutive years, और ऑडिट फर्म के लिए नीचे सिंगल एरो करके फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive years, 5 consecutive years लिखा है, यस। अब इसके नीचे नोट लिखना, द टेन्योर पार्ट इज ओवर। अब टेन्योर को लेकर हमें क्या लिखना है, वो जो नोट में कूलिंग पीरियड वाला पॉइंट आएगा, सो अब लिखना नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखना आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, note number 1, after completing his term the individual or the audit firm shall not be eligible for reappointment in same company for dash years, for 5 years, और उसके लिए ब्रैकेट में लिखना कूलिंग पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड लिखा तो भी चलेगा, कूलिंग ऑफ है वो लोग, कूलिंग ऑफ पीरियड, क्लियर है, ओके। नोट नंबर 2 मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको स्क्रीन पर, याद है, सेम पार्टनर वाला, करेक्ट, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ये वाला एग्जांपल आप लिखो उधर नोट नंबर 2 में, नो ऑडिट फर्म having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in immediately preceding financial year, shall be appointed as auditor of the same company, इसमें अंडरलाइन करना सेम कंपनी, फिर उधर अंडरलाइन करना वहां पर ऊपर नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स, सबने लिखा है, पक्का,
अब मैंने आपको एक ट्रांजिशनल प्रोविजन बताया था, ट्रांजिशनल, वो क्या था? 1 अप्रैल 2000, ये जो मैंने भी स्क्रीन पर ये जो था ना ट्रांजिशनल प्रोविजन, 1 अप्रैल 2014 से एक्ट एप्लीकेबल हो गया। तो अगर 1 अप्रैल 2014 को आपके पास कोई ऐसा ऑडिटर है, फर्म का कोई फर्म है जो 15 साल से आपकी ऑडिटर है कंपनी की, तो वो तो 1 अप्रैल 2014 को ही डिस्क्वालिफाइड है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, 1 अप्रैल 2014 के बाद आगे आपको 3 साल तक का वक्त मिलेगा, 3 साल तक आप कंटिन्यू रह सकते हो, 3 साल बाद आपकी जगह पे नई फर्म आएगी। सो आप लिखो लास्ट नोट नंबर 3। यूजुअली हम ट्रांजिशनल प्रोविजंस लिखते नहीं है, बट यहां पर उसका वैल्यू है। तो आप लिखो एवरी कंपनी existing on or before the commencement of this act shall comply with the above provisions within 3 years from the date of commencement. Within 3 years from the date of commencement. Full stop. ब्रैकेट में लिखो that is 1 April 2014 to 31st March 2017. और ये सुनो 1 April 2014 to 31st March 2017, क्योंकि still it is near date, so उसका भी रिलेवेंस है। क्लियर है सबको? I want you all to come to the case studies of this. आपके नोट्स में वहां पर क्विकली जो हमने डिस्कशन किया उसके अनुसार पेज नंबर 109 पर सब लोग आ जाओ। 109 सब लोग आ गए? 109 पर क्या दिया मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज बी देयर विथ मी। XYZ लिमिटेड, सब लोग मेरे साथ पढ़ो, विच इज अ listed company appoints Mr. Raghav as an auditor in its AGM dated 29 September 2016। राघव का अपॉइंटमेंट हुआ है 29 सितंबर को, इंडिविजुअल राघव। आगे Mr. Raghav will hold office of auditor from the conclusion of this meeting up to the conclusion of 6th AGM। ये भी हमें पता है, that is AGM to be held in year 2021। उन्होंने नीचे पूछा है now as per subsection 2 Raghav shall not be reappointed as auditor in XYZ Limited, बोलो, for further term of 5 years, that is he cannot be appointed as auditor up to year, yes, तो उधर लिखो 2026। क्यों? 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। राघव 2016 से लेकर 2021 तक 5 साल ऑडिटर बन चुका है, अब वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है टिल 2026, मतलब 2026 के बाद अगेन ही कैन बी अपॉइंटेड। 2026 के एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, XYZ लिमिटेड विच इज अ listed company appoints Messrs. Raghav and Associates, an audit firm. In its AGM dated 29 September, Messrs. Raghav and Associates will hold office from the conclusion of this meeting up to the conclusion of 6th AGM to be held in the year 2021. Now, as per subsection 2, Raghav and Associates, सब लोग पढ़ो मेरे साथ, can be appointed or reappointment as auditor for one more term of 5 years, that is up to year 2026। और yes or no? Sorry, 2026 उसके बाद आगे क्या लिखा है? Just a minute, हाँ, तो it shall not be reappointed as audit firm in XYZ Limited for a further period of 5 years, that is up to years 2031 आएगा। ये कूलिंग ऑफ पीरियड का जो प्रोविजन है उसको लेकर आपको भूलना नहीं, जितने साल 5 इयर्स है इंडिविजुअल के लिए उतने 5 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है। थोड़ा एब्सर्ड है बट इट इज देयर। देन आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सब लोग। Messrs. Krishna and Associates is an audit firm having 2 partners, namely Mr. Krishna and Mr. Shyam. Mr. Shyam is also a partner of another audit firm named Messrs. Kukreja and Associates.
Messrs. Krishna and Associate was appointed as auditor in the company Golden Smith Limited for 2 consecutive periods from year 2016 to 26. Now, if Golden Smith wants to appoint Messrs. Kukreja and Associate as its audit firm, it cannot do so because Mr. Sham was the common partner between both the audit firms. This prohibition is only for 5 years. That is up to 2031. After 5 years, Golden Smith may appoint Kukreja and Associate as its auditors. तो कॉमन ऑडिट पार्टनर है, तब भी उस कॉमन ऑडिट फर्म को आप अपॉइंट नहीं कर सकते. कूलिंग ऑफ पीरियड सिर्फ उस फर्म को नहीं होता है, उस फर्म के जो पार्टनर्स किसी और फर्म में अगर पार्टनर है उनको भी एप्लीकेबल है. इज इट क्लियर? प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू. अगर आप देखोगे आज जैसे हमने पॉइंट्स भी स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही कहा था आज हमें 2 पॉइंट्स देखने हैं. 139 subclause 1 subclause 2. So we are going as per our plan. The only point is that I request you all, जो भी instructions मैं देता हूं ना, जब मैं कोई पॉइंट लिखने के लिए कहता हूं, I find some students not doing it. It's a sincere request, do it. इसका benefit आपको बाद में मिलेगा. So trust me, if you are following the instructions, आपको बाद में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर याद नहीं रह रहा है, सब याद रहेगा. और दूसरी बात, we'll have our lecture regularly tomorrow also. Thank you. Bye bye.